अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारे मुल्क में एक रिवाज है कि अगर आपने किसी भी शख्स को तकलीफ पहुंचानी हो तो वो तकलीफ उसके अहले खाना के जरिए पहुंचाई जाए। यही रवैया हमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में नजर आता है कि जब भी किसी शख्स पे कोई केस बनता है या वो शख्स मुल्क से बाहर चला जाता है तो उसके पीछे रह जाने वाले रिश्तेदारों को तंग किया जाता है। ऐसी ही एक मिसाल है एक्टिविस्ट गुलालई इस्माइल के वालदैन की, जिनके बारे में हम तस्वीरें देखते रहते हैं कि वो आए दिन अदालत में किसी न किसी किस्म की केसेस की पेशियां भुगत रहे होते हैं। उन केसेस का जवाब क्या है, ये हकीकत क्या है, वो किस कर्ब से गुजर रहे हैं, गुलालई को कैसा महसूस होता है। इस सिलसिले में हम बात करेंगे आज गुलालई इस्माइल से, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, पश्तून औरतों के लिए बहुत काम कर चुकी हैं और आजकल अमेरिका में जलावतनी की जिंदगी गुजार रही हैं। अस्सलाम वालेकुम गुलालई, बहुत बहुत शुक्रिया आप रात के इस पहर पॉडकास्ट में आई। बहुत शुक्रिया सादिया कि आपने रात के इस पहर मुझे बुलाया। नहीं, मेरा दिन है ना, मेरा दिन है, वो आपकी रात है। तो शुक्रिया आपका। गुलालई, हम आते हैं एक अपने अपने मौजू के ऊपर। मैं आपके बारे में पढ़ रही थी कि आपने 16 साल की उम्र में अवेयर गर्ल्स के नाम से एक प्लेटफॉर्म का आगाज किया। आप मलाला यूसुफजई भी आपके इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा थी, उन्होंने वो भी वहां पे 2011 में गई। आपने वैसे भी ह्यूमन राइट्स के लिए इतना काम किया हुआ है, लाइक यू हैव बीन सच एन एक्टिव कंट्रीब्यूटर टू ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान। ऐसा क्या हुआ कि आपको जिला वतन होना पड़ा और आपको असाइलम लेनी पड़ी? अम, शुक्रिया सादिया बुलाने के लिए। अब ये तो कहानी बहुत लंबी है कि आखिर क्या हुआ कि मुझे मुल्क छोड़ना पड़ा। तो हालात, मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं पाकिस्तान छोड़कर चली जाऊं। मतलब कि जब से मैं काम कर रही हूँ, 2002 से मैं काम कर रही हूँ, और बीच में बहुत सारे वक्त हालात ऐसा है कि मुश्किल लगता था, जान को भी खतरा बना। 2000 2014 में 2014 में हमारे ऑफिस के ऊपर पहले हमला किया गया था। तो उस वक्त हमने कभी वो बात मीडिया में सामने नहीं की, क्योंकि हम किसी किस्म का खौफ या डर नहीं फैलाना चाहते थे कि अगर लड़कियां या खवातीन जब काम करती हैं उनकी तंजीमें, तो उनको किस किस्म के हालात का सामना करना पड़ता है। हमने पाकिस्तान के अंदर कई दफा रिलोकेशन की, सवाबी से पेशावर, फिर पेशावर से इस्लामाबाद लोकेशन की, फिर रिलोकेशन की, इस्लामाबाद में कई दफा घर चेंज करना पड़ा कि जैसे ही पता चलता था कि किसी किस्म का मतलब कि टारगेटेड अटैक हमारे ऊपर हो सकता है। तो वो एक कंटिन्यूस चीज, मतलब कि वहां पर जितना मुमकिन था अपनी हिफाजत करना, वो करते हम रहे। लेकिन पहला मसला ये था 2019 से पहले या पीटीएम के शुरू होने से पहले, कि उसमें पता नहीं चलता था, या हम ऐसे कह सकते हैं कि वो जो खतरात या मसाइल बनाए जाते थे वो नॉन स्टेट एक्टर्स की तरफ से बनाए जाते थे, या कम से कम सामने से जो ऑन द फेस होते थे वो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं। तो जब नॉन स्टेट एक्टर्स आपको हरासा करते हैं, तो फिर भी एक स्पेस आपके पास होती है कि जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, आप उनके थ्रू अपने आप को प्रोटेक्ट करें। मिसाल के तौर पर 2017 में मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ी ब्लासमी की कैंपेन ऑनलाइन शुरू की गई थी। तो उसमें मैंने यही किया कि जब मेरे खिलाफ एक लाइफ थ्रेटनिंग कैंपेन शुरू की गई, तो मैंने और आपको पता है कि पाकिस्तान में आप किसी के ऊपर मजहब का नाम जब इस्तेमाल करते हैं या इवन कल्चर का नाम इस्तेमाल करके कोई कैंपेन कर लाइफ थ्रेटनिंग कैंपेन शुरू करते हैं, तो मॉब वायलेंस का भी इजीली शिकार हो सकते हैं। ये वही साल था जिसमें मशाल खान को भी मारा गया था। लेकिन मैंने यही कि जो मुझे उस वक्त, मैं गई पुलिस के पास गई, मैंने एफआईआर कटवाई, मैंने अदालत में मुकदमा लड़ा हम्म। उस बंदे के खिलाफ जिसने एक बड़ी कैंपेन मेरे खिलाफ शुरू की थी। तो नॉन स्टेट एक्टर्स जब आपके पीछे पड़ते हैं, तो फिर भी आपके पास स्पेस या कोई ना कोई टूल्स होते हैं जिससे आप अपने आप को बचा सके। लेकिन जब रियासती इदारे ही आपके दर पे पड़ जाएं, तो उसमें फिर बहुत मुश्किल होता है अपने लिए स्पेस निकालना। और स्पेशली अगर आपका ताल्लुक, और आप मुझ जैसे बंदे हैं जिसके पास ना तो ना तो कोई रेशल प्रिविलेज है मेरे पास, ना कोई जेंडर प्रिविलेज है मेरे पास, ना मैं किसी ऐसे क्लास से ताल्लुक रखती हूँ जहाँ पर मेरे खानदान में कोई बड़े फौजी या बड़े आला हम्म। सरकारी अफसरान या सियासी लोग होंगे जो मेरे लिए नेगोशिएट कर सकेंगे। तो वल्नरेबिलिटी फैक्टर्स बहुत ज्यादा
थे मेरे, ज़ाहिर बात है, मतलब एक एक्सट्रीम वल्नरेबल पोजीशन पर मैं थी। तो उसमें 2019 में जो हालात पैदा किए गए, हालांकि जो मेरी परसिक्यूशन थी वो 2018 में ही शुरू हो गई थी, जैसे मुकदमे बनाना, गिरफ्तारियां हो गई। आपको याद होगा 2018 में मुझे एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया जी जी गया था। बिल्कुल। अक्टूबर 2018 में मैं यूके से वापस आ रही थी और कहा कि उस वक्त मुझे अरेस्ट कर लिया, डिटेन कर लिया गया था, मिसिंग पर्सन तक बना दिया गया था मुझे 2019 में। वो भी मतलब कि वो सब बर्दाश्त किया, मिसिंग पर्सन होना भी, गिरफ्तारियां भी, मुकदमे भी। जहां पर मैं किसी जलसे में जाती थी, मैं मतलब कि ना मैं कोई तकरीर मैंने की होती थी, कुछ भी नहीं। मैं बहुत सारे हजारों ऑडियंसेस की तरह जो शुरा होते हैं उनमें से मैं एक होती थी। लेकिन जब मुकदमा एफआईआर कटती थी जैसे ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर, तो उस तरह से मेरे ऊपर भी कटती थी, मेरा नाम भी उसके अंदर होता था। तो जिस तरह की तो वो कर मतलब कि एफआईआर कटना एक मामूल की बात थी और मैं उसका सामना कर रही थी। लेकिन 2019 मई में फैसला कर लिया गया था, वो था मुझे खत्म करने का, मुझे कत्ल करने का, और या गिरफ्तार करके भी नहीं, शायद मिसिंग पर्सन बना के, वो जो होता है ना, सबक सिखाने का फैसला कर लिया था। तो वो तो एक सबक सिखाने का फैसला किया जज को। तो मैं हाइडिंग में ही थी जब मुझे ये भी पता चल गया था कि लिस्ट में भी मेरा नाम डाल दिया गया है। बहुत सारे दोस्त मतलब पैगाम पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब लोग आपको बताते हैं, आपको लगता है कि आपके दोस्त या जो मेहरबान है ये शायद वैसे ही आपके लिए परेशान है, तो इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन फिर जब यूएन का वो खत मैंने देखा तो फिर तो पता चल गया था। तो वो हालात इस तरह के थे कि उसमें रहकर ना तो जिंदा रहना मुमकिन हो चुका था, ना उसमें रहकर बात करना मुमकिन हो चुकी थी। तो उस हालात में फिर मुनासिब नहीं था कि मैं वहां रहती और अपने साथ अपनी जान को भी और दूसरे लोगों के लिए भी ज्यादा मसाइल पैदा करती। तो उसमें बेहतर यही था कि मैं पाकिस्तान से निकल जाती। लिहाजा आपने मसलहतन ये फैसला किया कि अ, हाँ, कि मैं अपनी भी जान पाकिस्तान बचाई जाए और अपने इर्द गिर्द के लोगों की भी जान बचाई जाए और पाकिस्तान से जला वतनी इख्तियार की जाए। गुलाले, आपके वालदेन पर मुख्तलिफ केसेस बने। हम हर दूसरे दिन हम देखते हैं आप सोशल मीडिया पे बहुत वोकल हैं उस सिलसिले में कि आपके वालदेन को किस कर्ब से गुजरना पड़ता है कि एक तो उनकी बेटी को मजबूरी में मुल्क से जाना पड़ा, पता नहीं वो दोबारा अपने बच्चों को कब देखेंगे, और फिर उसके बाद जो उन पर केसेस बने, आपके वालिद माहिर तालीम है, उनका इन सब चीजों से कोई ताल्लुक भी नहीं है। आप हमें जरा उन केसेस के बारे में बता सकती हैं और ये भी कि उन केसेस का मौजूदा स्टेटस क्या है। तो वैसे मेरे अब्बू माहिर तालीम होने के साथ साथ इंसानी हुकूक के शोबे में बड़ा काम करते रहे हैं, फोर फ्रंट अच्छा। पे रहे हैं, पाकिस्तान की सॉरी, सिविल सोसाइटी के लालने फोर की फ्रंट पे रहे माजरत। हैं। हाँ, ज़ियाउल हक के दौर में ज़ियाउल हक के खिलाफ एहतजाज करने पर, मुज़ाहमत करने पर जेल काटी। हम्म। मुशर्रफ के दौर में, परवेज मुशर्रफ के दौर में, परवेज मुशर्रफ के खिलाफ मुज़ाहमत करने पर जेल काटी, मुकदमे भुगते। और परवेज मुशर्रफ के दौर में उनको बहुत लंबी प्रोसिक्यूशन उनकी की गई, जिसमें उनके ऊपर बहुत मुकदमे बनाए गए, उनकी तंजीम को भी बंद किया गया। और फिर लेकिन वो सारे 10 साल मेरे अब्बू सारे केसेस लड़ते रहे जो परवेज मुशर्रफ के ज़माने में उनके ऊपर बनाए गए, और आखिर में वो सारे केसेस अपने जीते। लेकिन वही होता है कि डिलेड जस्टिस डिनाइड। तो बिल्कुल। उनकी अपनी जवानी जो है थी, तो वो डिक्टेटरशिप के खिलाफ मुजाहमत करने में ही गुजरी। लेकिन तब वो जेल और मुकदमे अपनी आवाज उठाने की वजह से भुगतते रहे हैं वो। इस दफा जब वो अदालतें और जेलें भुगत रहे हैं, तो वो अपनी बेटी की वजह से भुगत रहे हैं। तो अपनी आवाज उठाने से ज्यादा अपनी बेटी की वजह से। और मेरी अम्मी जो है, तो वो बिल्कुल आपने वीडियो तस्वीरें में डालती रहती हूँ, देखा होगा आम जिस तरह सवाबी की घरेलू खवातीन होती हैं, तो सवाबी की घरेलू खवातीन की तरह मेरी अम्मी भी एक घरेलू खातून है, जिनका मेरी एक्टिविज्म से या हमारे मतलब जो या तंजीम में जो इंसानी हकूक के लिए हम काम करती रही हूँ, या सियासत से हमारा उनका कोई सच लेना देना नहीं था। बस एक माँ, मतलब जैसे एक माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है, तो बस उनका सिर्फ ये कि वो मेरी अम्मी है। वो ये ना तो उनका कभी सोशल मीडिया के ऊपर आज तक कोई अकाउंट है, बल्कि वो तो उस दौर से ताल्लुक रखती है जिसमें वो शोहर और बीवी का एक ही फेसबुक अकाउंट होता है, और बीवी अपने शोहर के स्क्रॉल करके चीजें देखती है। तो वो तो वो जनरेशन है मेरी अम्मी। लेकिन जब इनको अंदाजा हुआ कि मैं पाकिस्तान से निकल चुकी हूँ, या अब मैं हाथ नहीं आ रही थी, तो उसी वक्त मेरे एक एफआईआर काटी गई थी, जिसमें
بنیادی طور پہ FIR یہ تھی کہ میں اینٹی اسٹیٹ ہوں اور میں جو ہوں تو غیر ممالک سے پیسے لے کر پاکستان جو مقدمہ ہے FIR ہے اس کا متن یہ ہے کہ میں اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کے لیے وہ پیسے استعمال کرتی ہوں اور میں اس میں اپنے امی ابو کی مدد لیتی ہوں. یہ مقدمہ بنایا گیا بنیادی طور پر. اور فائنینشیل مدد؟ نہیں اس کے اندر کوئی وہ نہیں لکھا تھا, بس یہ لکھا اچھا. تھا کہ یہ ملکوں کہ میں باہر ملکوں سے پیسے لے کے وہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال کرتی ہوں. جیسے PTM کے مقدمے ہوتا ہے نا, بڑا ایک ٹپکل سا ہی ایک ہی جیسا سب کا متن ہوتا ہے کہ بس یہ اینٹی اسٹیٹ لوگ ہیں اور یہ دوسرے ممالک کے اس میں آ کر ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. دوسری طرح کا ایک ٹپکل متن ہے کہ یہ PTM کے ایکٹیوسٹ ہے اور اس کی تنظیم کو باہر ملکوں سے پیسے ملتے ہیں اور یہ اپنے ماں باپ کے تھرو بھی وہ کرتی ہیں, مطلب اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کرتی ہے. اس میں اور کچھ نہیں FIR کے اندر کے اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی سے کیا مطلب ہے, کیا مراد ہے. تو یہ مقدمہ یہ مقدمہ بنایا گیا. پھر اس کے ساتھ جو ہے صرف میرے ابو کے اوپر اسپیسیفکلی, جب میں US جب یہ بات سامنے آ گئی کہ میں اب امریکہ آ چکی ہوں, پاکستان چھوڑ کے جا چکی ہوں, تو اس کے 1 مہینے بعد میرے ابو کو بنیادی طور پر ابڈکٹ کیا گیا تھا. پشاور ہائی کورٹ کے پریمیسز سے ان کو ابڈکٹ کیا گیا تھا. لیکن اس ابڈکشن کے بعد جتنا وہ ذرا شور مچا اور کمپین کرنے کی کوشش کی, تو اس کے بعد انہوں نے ابو کو جیل میں ڈال دیا تھا اور FIA کا سائبر کرائم کا مقدمہ بنا دیا تھا کہ یہ حکومتی اداروں کے خلاف غلط انفارمیشن پھیلاتے ہیں, مطلب ایک سائبر کرائم کا مقدمہ بنا دیا گیا. تو اس میں وہ 1 مہینے جیل میں رہے. اس سے پہلے کئی اسیسینیشن اٹمپٹس کی گئی میرے پیرنٹس کے اوپر, لیکن اچھا ہے کہ وہ محفوظ رہے, شکر ہے کہ وہ محفوظ رہے. تو خیر یہ مقدمے بنیادی طور پر 2 مقدمے میرے ابو کے اوپر ہے, ایک مقدمہ میری امی کے اوپر ہے, مطلب کہ وہ بیسیکلی سارے خاندان کے اوپر مل کر ایک مقدمہ بنایا گیا ہے. جو FIA کا مقدمہ ہے اس میں انہوں نے میرے ابو کو عدالت نے دی ہے کنڈیشنل بیل دی ہے کہ چپ کر کے بیٹھے رہو گے تو دوبارہ ضمانت منسوخ کر دیں گے, اگر چپ کر کے بیٹھے چپ کرو گے تو ضمانت رہے گی, اگر دوبارہ سوشل میڈیا کے اس طرح سے استعمال کرتے رہو گے تو تمہاری ضمانت ہم کینسل کر دیں گے. تو ایک کنڈیشنل سی کوئی بیل ہے ان کی. اور جو دوسرا مقدمہ ہے اس کا جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے اندر جو FIR ہے, تو وہ ایک دفعہ اس میں امی اور ابو دونوں کو, امی ابو اور مجھے, ہم تینوں کو بری کر دیا تھا عدالت نے. اس فرد جرم ہی عائد نہیں کی کیونکہ جج نے کہا کہ اس میں کوئی کانٹینٹ ہی نہیں ہے, یہ بالکل ایک جھوٹا مقدمہ ہے. اور وہ بہت میں اسے کو جو تاریخی جو فیصلہ ہے اس مقدمے کا جو ڈسچارج کیا گیا ہے میرے امی ابو کو, بڑا ایک تاریخی فیصلہ ہے کیونکہ اس میں لکھا ہے جج نے کہ عدالتوں کا مذموم مقاصد کے لیے عدالتوں کا استعمال کیا جا رہا ہے اور تینوں جو ہے ہم تینوں کو بری کیا جاتا ہے اس میں. پھر انہوں نے جو تھا CTD جو میں کہہ رہا ہوں, انہوں نے جو ادارہ استعمال ہو رہا ہے وہ آگے وہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے. پھر CTD نے اس کے بعد ایک دفعہ جب ایکویٹل ہوئی تو انہوں نے پھر بہت سارے جھوٹے بیانات لوگوں سے لیے, جو دہشت گردوں سے بیانات لیے, اور اس میں کہا کہ جی یہ ہمیں پیسے دیتے تھے, ہم ان سے آ کر پیسے لیتے تھے, ان کے دفتر ہم آئے کرتے تھے, ان سے پیسے لیتے تھے. ایک مطلب فنی تو نہیں ہے لیکن مطلب مجھے اس میں اتنا کوئی بڑا ڈان بنا کے پیش کیا گیا ان مقدموں میں کہ میں خود کش حملوں کے لیے ہتھیار بھی خریدتی تھی اور گاڑیاں بھی خریدتی تھی اور فنڈ ریزنگ بھی کرتی تھی. تو آپ اگر وہ جو ایویڈنس دیا گیا ہے وہ پڑھیں گے تو ایسے لگے گا کہ پاکستان کی تو سب سے بڑی دہشت گرد گلالی ہے جو جا کے خود ہتھیار بھی خرید رہی ہے, گاڑیاں بھی خرید رہی ہے اور خود کش حملوں کے لیے مہیا کری. لیکن بہت دکھ بھی اب دکھ مجھے اس کا بہت پہنچتا ہے کیونکہ جن لوگوں کے لیے میں کام کرتی ہوں, خاص کر انتہا پسندی کے لیے جب آپ کام کرتے ہیں اور آپ کے اوپر الزام لگایا جائے کہ آپ کر رہے ہیں یہاں پر انتہا پسندی, جبکہ آپ کی ساری زندگی سارا کام ہی انتہا پسندی کے خلاف اور آپ جی کے اوپر اس بالکل. طرح کے مقدمے, تو وہ بہت تکلیف دہ بات بھی ہوتی ہے. اور جن لوگوں کے لیے میں کام کرتی ہوں مجھے انہی مقدموں میں انہی لوگوں کا دشمن بنا کر پیش کیا گیا. تو خیر اس کا ٹرائل چل رہا ہے, ٹرائل تقریباً ختم ہونے کو ہے, بالکل مقدمے آخری یہ جو مقدمہ ہے یہ بالکل ٹرائل ختم ہونے پر پہنچ چکا ہے. اور امید میں کرتی ہوں کہ جس طرح پہلے پچھلے سال 2 سال پہلے سے مقدمے میں میرے امی ابو ہمیں ایکوٹ کیا گیا تھا, تو مجھے امید ہے کہ ایک دفعہ پھر عدالت اسی طرح سے انصاف سے ہی کام لے گی اور ایکویٹل کرے گی. تو اٹس اے پینفل پروسیس, ظاہری بات ہے عدالتوں کی تاریخ ہے ان اٹ سیلف ایک بڑا پینفل پروسیس ہوتا ہے, لیکن مجھے امید ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ایکویٹل ہوگا میرے امی ابو کو. انشاءاللہ.
खुदा करे कि जिस तरीके से पहले एक्विटल हुआ है उसी तरीके से दोबारा इंसाफ मिले। और वैसे भी एक मुझे लगता है कि एक बेटी होने के नाते भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप रहती भी अमेरिका में हैं, और वो जो एक ट्रॉमा एसोसिएशन की वजह से आपको एक ट्रॉमा होता है कि एक तो आपके माँ बाप को इस तरीके से इस उम्र में, मुझे याद है कि कोविड के दिनों में भी पेशियां चल रही थी, सब कुछ हो रहा था। एक दफा आपके वालिद की तबीयत भी खासी खराब थी, कि वालिद या वालिदा किसी एक की तबीयत बहुत खराब थी। और तो फिर ये ऐसे क्या, शादियां, हाँ ये बिल्कुल फीलिंग आपने अगर ये आपको बात, हो कि आपकी वजह से हो रहा है, तो हाउ डू यू डील विद ऑल ऑफ दैट? नहीं मेरी वजह से नहीं हो रहा। मेरी नहीं, वजह से बहाना बिल्कुल भी आपका नहीं हो रहा। बनाया मैं ना। नहीं, मैं आपको बताऊं, मैं दैट्स हाउ आई लुक एट इट। जो कि मुझे ट्विटर के ऊपर लोग बहुत बताने की कोशिश करते हैं, मैं जब भी अपने अम्मी अबू के केसेस शेयर करती हूँ तो मुझे बताने की कोशिश करते हैं आम लोग, पीटीआई के, और खासकर जिसमें पीटीआई के या इंसाफी ज्यादा होते हैं, कि मेरी वजह से मेरे माँ बाप के साथ ये हो रहा है और मैं अपने माँ बाप को अकेला छोड़कर और मैं अपने माँ बाप को इस तकलीफ दे उसमें डाल रही हूँ। मैं और मेरा फैमिली इस चीज को इस तरह नहीं देखते। मेरे हम मैं अपने माँ बाप, मेरे माँ बाप की तकलीफ के जिम्मेदार वो इदारे हैं, वो रियासती इदारे हैं जिन्होंने झूठे मुकदमे मेरे अम्मी अब्बू के ऊपर बनाए हैं। वो लोग जिम्मेदार हैं, हमारे खानदान जिस तकलीफ से गुजर रहा है वो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने मुझे जलावतनी पर मजबूर किया, जिन्होंने मेरे लिए वहां जिंदा रहना मुश्किल किया था। तो हमारे खानदान, अगर मेरे अम्मी अब्बू तकलीफ से गुजर रहे हैं या हमारा खानदान तकलीफ से गुजर रहा है, तो इसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, इसकी वजह मैं नहीं हूँ। इसकी वजह वो इदारे हैं जो कि गैर आईनी, गैर कानूनी तौर से या रियासती इदारों का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई खातून जो है तो वो कभी इंसानी हुकूक के लिए आवाज ना उठाए, वो इंसानी हुकूक के लिए बात ना करे। तो इसलिए मुझे गिल्टी होने की इसमें कोई जरूरत नहीं है, और ना मैं इसमें गिल्ट लेती हूँ, क्योंकि एक्चुअल मेरे ख्याल में जो जिम्मेदार है उन्हीं की तरफ उंगली उठानी चाहिए कि इन हालात का जिम्मेदार कौन है, और उन्हीं की रियासती इदारे जिम्मेदार है। उन्हीं को जवाबदेह ठहराना है। अगर पाकिस्तान के पार्लियामेंट में तो वैसे इतनी ताकत नहीं है कि शहरियों के प्रोसिक्यूशन के लिए जिम्मेदार ठहराए किसी को या जवाबदेह बनाए, लेकिन अगर ये पार्लियामेंट अपने आईनी जो जिम्मेदारी है वो पूरी करे तो इनको जवाबदेह उन इदारों को, उन शख्सियात को ठहराना चाहिए जिन्होंने जो जो जिम्मेदार है हमारे खानदान के खिलाफ एक कलेक्टिव पनिशमेंट से गुजार रहे हैं हमारी फैमिली को। और यह है कि जो जिस तरह के हालात बनाए गए उसमें सिर्फ ये नहीं कि मेरे लिए आना मुश्किल हो गया, मेरी सारी फैमिली के लिए, किसी भी फैमिली के लिए पाकिस्तान में आना मतलब मेरे पेरेंट्स नहीं समझते कि महफूज है कि कोई भी बच्चा बिल्कुल। जो है वो वापस आए। मेरे अमेरिका आने से पहले ही जो मेरे बाकी बहन भाई थे वो बहुत साल पहले से ही, 10-15 साल पहले ही वो मूव आउट कर चुके थे पाकिस्तान से। अमेरिका में रहते हैं मेरे बहन भाई, बहुत साल, 10-15 सालों से मेरे बाकी बहन भाई यहाँ पर रहते हैं। अम्मी अबू के साथ मैं ही रहती थी और मेरी छोटी बहन रहती थी। लेकिन इन हालात में उनको मुनासिब नहीं लगता। और मेरे अम्मी अबू के लिए एक मेंटल पीस जो उनको, एक चीज जो उनको थोड़ा सा एक सुकून देती है वो ये है कि उनके बच्चे महफूज हैं, क्योंकि हम्म। एज ए पेरेंट्स वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे गैर महफूज रहें और उनके बच्चों की जिंदगी खतरे में हो। तो वो इतनी तकलीफ इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं कि वो अपने बच्चों की हिफाजत चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके बच्चों की जिंदगियां कम से कम रहें। तो दूर रहना मुश्किल होता है माँ बाप से, लेकिन जाहिर बात है मेरी अम्मी अब्बू को जब कोविड था तो उनके पास कोई भी नहीं था, मतलब दोनों को एक साथ कोविड था, हम्म। दोनों अपना खाना भी खुद बनाते थे, दोनों को अस्पताल भी खुद जाना था, दोनों को अदालत भी जाना था उसी बीमारी के दौरान। और आपको पता है कि कोविड कितनी, मतलब कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं लेकिन कुछ लोगों को शदीद बीमार कर देता है, और मेरे अम्मी अब्बू शदीद बीमार थे कोविड में। और खैर फिर बाद में और सोशली आइसोलेटेड भी बहुत थे, क्योंकि बिल्कुल। मेरी वजह से, आपको मैंने जैसे शुरू में बताया कि हम रिलोकेट कर गए थे इस्लामाबाद कुछ साल पहले। जी। तो मेरे वहाँ तो, क्योंकि हमारा जो फैमिली नेटवर्क है वो पेशावर या सवाबी में है, इस्लामाबाद में नहीं है। तो इस्लामाबाद में तो मेरे अम्मू मेरी वजह से रहते थे, तो जब मैं भी वहां से निकल गई तो वो बहुत सोशली आइसोलेटेड हो चुके थे। तो खैर अब वो गांव शिफ्ट हो चुके हैं, इसलिए वो वापस अपने गांव चले गए हैं, लेकिन साथ में एक सोशल आइसोलेशन भी एक फैक्टर है जो के आ जाता है। तो खैर लेकिन अभी जब वो गए, हमने बहुत उनको इंसिस्ट किया कि डॉक्टर के पास जाएं, तो डॉक्टर के पास गए, रिपोर्ट्स आई तो पता चले कि मेरे अब्बू डायबिटिक भी हो चुके हैं, शुगर उनको, ब्लड प्रेशर को हमेशा से मरीज थे, और हमें पता भी नहीं कि वो कब से डायबिटिक भी हैं, उनको 2 दफा हार्ट अटैक हो चुका था।
खुदा करे कि वो लोग जिन्होंने ये मुश्किल पैदा की है वो ये बात समझ सकें कि कितना मुश्किल है आपके खानदान के लिए, और पाकिस्तान में और बहुत से ऐसे खानदान जिनको इस बात की कीमत अदा करनी पड़ रही है कि उनका ताल्लुक या तो किसी खास एथनिसिटी से है, उनका ताल्लुक किसी खास सूबे से है, या फिर उन्होंने किसी भी तरीके से कोई ऐसी बात कही है जो किसी को नागवार गुजरी है। अब देखिए, पाकिस्तान की अदालतों का हिसाब भी ऐसा है ना कि जो मेडिकल कंडीशन से मेरी अम्मी को गुजरना पड़ा, कि उनको दिल के जो माइनर हार्ट अटैक्स थे वो गुजरे, और मेरे अब्बू को शायद लगा कि उनका बीपी हाई है, इसलिए शायद उनके दिल में दर्द हो रहा है, कि आज उनका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, उन्होंने ऊपर से बस बीपी की गोली खा ली, शायद उनकी सांस इसलिए बंद हो रही है कि उनका बीपी हाई हो चुका है। तो वो जिस तरह के मेडिकल कंडीशन से गुजरे, अगर मेरे अब्बू शायद कोई बहुत बड़े सियासतदान होते और इससे आधी भी उनकी सेहत का मसला होता, तो पार्लियामेंट खुद पूरी के पूरे रियासती इदारे मशीनरी जो है ना वो इस्तेमाल में लाई जाती, और मेरे अब्बू को बेहतर सेहत के लिए वो पाकिस्तान से खुद बाहर भेज दिया जाता। लेकिन अगर आप मुझे से लेकिन अगर आप किसी पेरिफेरी से ताल्लुक रखने वाले खातून के वालिदैन हैं, तो चाहे आप बूढ़े हैं, आपकी सेहत खराब है, वो उनको मजा आता है, क्योंकि सारा तो एक ऐसा माइंड सेट है ना कि आपको टॉर्चर करना चाहते हैं, तो इस सब कुछ से तो उनका मकसद पूरा हो रहा है कि अच्छा है, क्या अच्छा टॉर्चर हो रहे हैं। मेरे अब्बू को जब गिरफ्तार किया गया था पिछले साल जब वो अरेस्ट हुए थे, तो 3 महीने गुजारे जेल में रखा था। तो शुरू में कोविड के बहाने उनको एक ऐसी जगह जगह पे रखा था जहाँ पे कोई 60-70 आदमी थे। सर्दी, फरवरी का महीना था, और कहा ये कोविड आइसोलेट क्वारंटीन के नाम के ऊपर जमीन के ऊपर सुलाते थे 60-70 आदमियों के साथ, और ना कोई कंबल होता था, ना कोई नीचे बिछाने के लिए कुछ होता था, ना हमें घर वालों को छोड़ा जाता था। कि मेरी अम्मी चाहती थी कि उनको मेडिसिन प्रोवाइड की जाए, कपड़े पहुंचाए जाए, तो क्वारंटीन के नाम के ऊपर उनको कोई मतलब कि उनकी मेडिकेशन तक नहीं अलाउ कर रहे थे, ना कोई कंबल तक अलाउ कर रहे थे। फिर बीच में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आकर बहुत वो किया, जो भी उनका अपना एक तरीक़ेकार होता है जिसमें वो लेटर लिखते हैं या ख़त किताबत करते हैं पाकिस्तान के साथ। तो उसके बाद कहीं जाकर उन्होंने मेरे अब्बू को वहाँ से मूव किया। अ, बहुत मुश्किल सिचुएशन है वाकई, और पूरे खानदान के लिए एक बहुत स्ट्रेस की बात होगी, क्योंकि जाहिर बात है वो उम्र के भी जिस हिस्से में आप चाहते हैं कि इस उम्र में तो वैसे भी एक इजी लाइफ हो निस्बतन। खुदालाई, मेरा आपसे एक और सवाल है, वो ये है कि आपका एक बड़ा थ्राइविंग करियर था पाकिस्तान में, आप बहुत कुछ कर रही थी वहां पे, और फिर आपको एकदम से, क्योंकि कुछ प्लान तो आपका था नहीं इस तरह कि आप पाकिस्तान छोड़कर चली जाएंगी, और वो साल या तो ये हो ना कि आप बहुत सालों से प्लानिंग कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये जो अ, एकदम से आपको आना पड़ा मुल्क छोड़कर, एक आपका एक सोशल कैपिटल भी था, यू वर डूइंग सो वेल इन योर करियर, यहाँ पर आके एक तो आप आते असाइलम सीकर की हैसियत से हैं, और फिर दूसरी बात ये कि जीरो से शुरू करना हर चीज को, ये कैसा एक्सपीरियंस था आपके लिए अमेरिका आना? एक्सपीरियंस अभी चल रहा है, और बिल्कुल पाकिस्तान में मैं एक मेरी हमारी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के फोरफ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस में से थी, अवेयर गर्ल्स। और जितना मेरा इंटरनेशनल एक्सपोजर था, जितना मुझे बिल्कुल। मौका मिलता था कि मैं सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान की सतह के ऊपर काम करूं, इंटरनेशनली भी काम कर रही थी। हम्म। तो वो सब कुछ छोड़ना और दोबारा एक तरह से ज़ीरो से स्टार्ट करना मुश्किल होता है। लेकिन मेरे ख़्याल में मेरे अंदर बहुत रेज़िलियंस है, और मैं समझती हूँ कि जो मैंने काम किया मैं वो यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकती हूँ, मुख्तलिफ़ तरीके से कंटिन्यू कर सकती हूँ। लेकिन मैं समझती हूँ कि अब ज़्यादा इम्पैक्टफुल काम करने के लिए अब मुझे जैसे होता है ना कि आप अपनी कैपेसिटी भी अब ज़रा ज़्यादा बढ़ानी होगी, अगर मैं ज़्यादा इम्पैक्टफुल काम करना चाहती हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ यूनिवर्सिटी आ गई, पिछले साल मैं यूनिवर्सिटी आ गई, यहाँ पर मैं मास्टर्स कर रही हूँ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में। अगर प्लान के मुताबिक चीज़ें चली, तो
इरादा ये भी है कि इसके बाद लॉ की डिग्री करूं, जो जेडी प्रोग्राम अच्छा। होता है इसके बाद लॉ की डिग्री करूं, और इम्पैक्टफुल ज़्यादा बेहतर, और मेरा इरादा है कि मैं इस तरह से काम करूं कि ना सिर्फ मैं पाकिस्तान में अपना इम्पैक्ट कर सकूं, बल्कि रीजनल लेवल के ऊपर और इंटरनेशनल के ऊपर एक इम्पैक्ट हो, इंटरनेशनल लेवल पॉलिसी मेकिंग में मैं काम कर सकूं। तो काम तो मेरा चलता रहेगा, ठीक है। कभी कभी मेरे अब्बू मुझे कहा करते थे जब हम पाकिस्तान में होते थे कि कभी कभी आपको बड़ी छलांग लगाने के लिए 2-3 कदम पीछे जाना पड़ता है, और 2-3 कदम पीछे से जाके आप आगे बड़ी छलांग लगा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये मैं 2-3 कदम, मतलब जो मेरा एग्जाइल है, जलावतनी है, तो मैं इसको इस तरह से देखती हूँ कि इट्स ओके, मैं यहाँ पर रहकर अपनी किताबें पढ़ सकती हूँ, अपनी कैपेसिटी बिल्ड कर सकती हूँ, हम्म, और फिर दोबारा से उसी तरह से अपना काम शुरू करूंगी। जरूर इंशाल्लाह आपके क्योंकि यू आर ऑलरेडी थिंकिंग ऑन दोज लाइंस। और मुझे एक और बात बहुत अच्छी लगी है जो आपने, हमारी जो ऑफ कैमरा भी बात हो रही थी और अभी भी जो आपने अपने वालिद का जिस तरह जिक्र किया, अम, लगता है कि आपके वालिद आपका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है। हाँ, मेरे अम्मी-अब्बू दोनों बताइए मेरे उनके बड़े बारे में। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से, हाँ, बिल्कुल, मेरे अम्मी-अब्बू दोनों मेरे मतलब वैसे तो मेरी सारी फैमिली मेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है, और 2019 में जिस किस्म के हालात थे मेरे लिए, अगर मेरी फैमिली की सपोर्ट जो थी वो मेरे साथ ना होती, तो शायद मैं कभी दोबारा, आई डोंट नो कि मेरे साथ क्या होता अगर मेरी फैमिली की मेरे साथ, खासकर मेरी बहन जिस तरह से, मतलब ये जब मैं मिसिंग थी तो मतलब माय सिस्टर वाज़ फाइटिंग फॉर मी, शी वाज़ मेकिंग श्योर कि माय केस इज़ नोन इन द वर्ल्ड, के जो भी लिंक्स हो वो अपने इस्तेमाल में ला सके, और कुछ भी मतलब कि मेरी कहानी को खामोश ना होने दे, और मेरे बारे में बात करके मुझे ज़िंदा रख सके बेसिकली। तो मतलब कि माय फैमिली हैड ऑलवेज़ फॉट फॉर मी, और मतलब वैसे तो सारी फैमिली है, और हाँ, मेरे अब्बू बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम रहे हैं, अम्मी भी रही है, लेकिन यही तो मेरे ख्याल में उनको इसी वजह से इतने मुकदमों का सामना है कि कुछ रियासती अनासर जो हैं वो ये पैगाम पहुँचाना चाह रहे हैं कि अगर पुख्तनख्वा में कोई माँ-बाप हिम्मत भी करेंगे ना कि वो अपनी बेटी को, जो एक जैसे एक स्टीरियोटाइपिकल इमेज है, एक रेशियल स्टीरियोटाइपिकल इमेज है पश्तून औरत का, कि वो एक ओप्रेस पश्तून औरत ही होगी या वो गैर सियासी होगी। तो अगर वो इस डिब्बे से, जो डिब्बा रियासत ने सोचा हुआ है हमारे लिए, अगर कोई माँ-बाप अपनी बेटी को उस डिब्बे से बाहर निकालेंगे, तो फिर उनके साथ ये किया जाएगा। तो वो मुझे, मैं समझती हूँ कि इट इज़ जस्ट, मेरे माँ-बाप को पर्सिक्यूट करने का मकसद सिर्फ़ ये नहीं कि मुझे टॉर्चर किया जाए, या इस हद तक किया जाए कि तुम ये हॉस्टेज हैं, इनको हम तभी छोड़ेंगे जब तुम वापस आओगी। आई थिंक इसका सिर्फ़ मकसद ये नहीं है, इसका मकसद ये है कि एक पैगाम दे रहे हैं कि कोई हिम्मत ना करे कि वो, उनकी बेटी इतनी वो हो, सियासी बात करे, और जो एक कोई रेड लाइन्स जो तय की गई हैं औरतों के लिए, खैबर पख्तूनख्वा की औरतों के लिए जो रियासत की तरफ से रेड लाइन्स बनाई गई हैं, उन रेड लाइन्स को क्रॉस करे, और अगर क्रॉस करेगी तो फिर सिर्फ़ उस बेटी के साथ ही हम नहीं उसको पर्सिक्यूट करेंगे, फिर माँ-बाप भी पर्सिक्यूट होंगे। और ये नैरेटिव, आप मेरे ट्वीट्स को कोई भी आप ट्वीट उठाकर देख लो, उसमें 95% क्या कहते हैं कि हाँ, इन्होंने तुम्हारी तरबियत ऐसी की थी तो अब तो भुगतना पड़ेगा, तरबियत ऐसी की थी तो भुगतना पड़ेगा। तो वो सारा पॉइंट ना ये उसके ऊपर है कि एक ख़ास तरीके से तरबियत क्यों नहीं की बेटी की? अगर एक ख़ास तरीके से माँ-बाप तरबियत नहीं करेंगे तो फिर भुगतना तो पड़ेगा। ये यही एक, जो एक आम लेमन एक्सक्यूज़, जो एक या लेमन ट्वीट आपको नज़र आता है ना, मेरे ख़्याल में रियासत के ऊपर सतह पर यही मेंटालिटी है कि भुगतोगे सही, अब बेटी की तरबियत हमारी मर्ज़ी से नहीं की तो भुगतना तो पड़ेगा। अ, ये आपने एक बहुत अहम बात कही है क्योंकि जो हमारा बयानिया है, जो नैरेटिव है, जो नेशनल आइडेंटिटी और ऑनर और ये सारी बातें जो हैं, इनका सारा दारोमदार होता है औरत के कंधों पे, कि औरत का हमने एक सांचा बनाया हुआ है, वो उस सांचे के मुताबिक है तो ठीक है, अगर वो उस सांचे के मुताबिक नहीं है तो खुदा न खास्ता हमारे कौमी तशख़्ख़ुस को खतरा होगा। और अगर आप एक पश्तून औरत हैं तो आपके लिए ये मसाइल यकीनन एक पंजाबी औरत से ज्यादा बड़े हैं। अब मैं आती हूँ अपने अगले सवाल पे, और ये आखिरी सवाल भी होगा, और वो है कि एक इमेज है पश्तून औरतों का, पश्तून लड़कियों का, कि बहुत ऑप्रेस्ड हैं, और तालीम का मसला है, और ऑल ऑल द स्टेरियोटाइप्स इट कम, मतलब
پشتونوں کے بارے میں جب بات بھی کی جاتی ہے، جب ان کی ریشل پروفائلنگ کی جاتی ہے، جو اسٹیریوٹائپنگ کی جاتی ہے، اس میں عورتوں کا بہت ذکر آتا ہے. آپ ایک پشتون عورت کو کس طریقے سے دیکھتی ہیں؟ کیونکہ آپ اور ملالہ یوسفزئی بھی پشتون عورت ہیں. ہاں، میں پشتون عورت کو بشرا گوہر کی نظر سے دیکھتی ہوں کہ بشرا گوہر ایک پشتون عورت ہے، ملالہ یوسفزئی ایک پشتون عورت ہے، میں بھی ہوں، اور میری ماں بھی پشتون عورت ہے. اور اس طرح سے بہت ساری، مطلب کہ اٹس اے ڈائیورس امیج. میں یہ نہیں کہوں گی کہ ایک امیج ہے، یا کہ جو ملالہ ہے صرف وہی پشتون عورت کا امیج ہے، یا جو صرف ایک لیٹ سے گاؤں کی پشتون دیہاتی عورت ہے، یا صرف وہی ایک امیج ہے. ہم بہت ڈائیورس ہیں، ہمارا کوئی ایک تشخص نہیں ہے. آپ کو ہمارے اندر، ہاں بالکل ایسی بھی عورتیں آپ کو ملیں گی جو ملٹیپل آپریشن کا شکار ہیں، جو خاندان کی طرف سے بھی پیٹرارکل وائلنس کا شکار ہوتی ہیں، جو معاشرے کی طرف سے، سماج سے بھی، جو ریاست کی طرف سے بھی شمار ہو رہی ہے. وہ بھی پشتون عورت ہے. جو بکا خیل کیمپ میں رہ رہی ہے، وہ بھی پشتون عورت ہے. جس کا شوہر بھی مسنگ پرسن ہے، جس کے بیٹے بھی مسنگ پرسن ہے، وہ بھی ایک پشتون عورت ہے. میں بھی ایک پشتون عورت ہوں. تو ہم بہت ڈائیورس ہیں. ہم کوئی ایک امیج نہیں ہے، مطلب کوئی ایک امیج نہیں ہے جس میں آپ ہمیں فکس کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ پشتون عورت ہے. ہاں، پاکستان کے اندر میرے خیال میں عورتوں کے لیے کوئی بھی صوبہ، کوئی بھی جگہ میں محفوظ نہیں سمجھتی. کہ ایسا نہیں ہے کہ سوابی عورت کے لیے زیادہ خطرناک ہے بمقابلہ لاہور. میرے خیال میں پاکستان کا ہر شہر، ہر گاؤں، ہر علاقہ عورت کے لیے کافی غیر محفوظ ہے. لیکن ہمارے ساتھ جو پشتون عورت کے اوپر ایک، میں کہوں گی، دوہرا ظلم ہے، وہ جنگی معیشت کا ظلم ہے ہمارے اوپر. کیونکہ ہمارے علاقوں میں جنگ تھوپی گئی، ریاست نے ایک جنگ بھی تھوپی اور طالبانائزیشن بھی تھوپی. تو ظاہری بات ہے، جب آپ طالبانائزیشن، مذہبی انتہا پسندی انفورس کرتے ہیں، جب اسٹیٹ کی پالیسی یہی ہوگی کہ وہ یہاں پر مذہبی انتہا پسندی کو بھی انفورس کرے گی، طالبانائزیشن کو بھی کرے گی، پھر کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز بھی کرے گی، تو ظاہری بات ہے دہشت گردی، آپ کو پتہ ہے، نیٹ سیلف یا وار، یہ بڑے میسکولن کانسیپٹ ہوتے ہیں. اور جہاں جی پر جی بھی جنگ ہوتا ہے، وہاں پر عورتوں کی زندگی ہمیشہ زیادہ مشکل میں پڑ جاتی ہے. عورتوں کے لیے مسائل زیادہ، عورتوں کے خلاف تشدد زیادہ ہو جاتا ہے. تو جی. ظاہری بات ہے ان جنگوں کا اور طالبانائزیشن کا اور انتہا پسندی کا اثر رہا ہے. اور جس طرح سے پھر پولیٹیشین، کیونکہ ہمارے ملک میں تو پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے، تو یہاں کے جو اپنے انڈیجنس سیاسی پارٹیاں ہیں، وہ بڑی پروگریسو سیاسی پارٹیاں رہی ہیں. جہاں پر جو بھی اپنی، چاہے وہ ہماری اپنی سیاسی پارٹی این ڈی ایم ہے، نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ ہے، چاہے وہ عوامی نیشنل پارٹی ہے، آپ دیکھیں بڑے یہ سیکولر پالیٹکس انہوں نے ہمیشہ کی ہے، پروگریسو جی. پالیٹکس کی ہے. لیکن پولیٹیکل انجینئرنگ کے نتیجے میں جن سیاسی پارٹیوں کو یہاں پر لا کر جگہ دی گئی، وہ فاشسٹ اور مسوجنسٹ سیاسی پارٹیاں ہیں. پہلے آپ کو یاد ہوگا مشرف کے دور میں ایم ایم اے کو لا کر بٹھا دیا گیا تھا پارلیمنٹ کے اندر، ہماری صوبائی اسمبلی میں. اب دیکھیں تو 10 سالوں سے پی ٹی آئی بیٹھی ہوئی ہے. تو پی ٹی آئی کے تو ایجنڈے پر کہیں عورت ہے ہی نہیں. ان کا، اور ان کی منسٹری آپ دیکھ لیں، مطلب آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں گے نا، جو پی ٹی آئی کی حکومت سے پہلے، کہ یہاں پر جو پروونشل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف وومن کا زبردست ادارہ بہت اچھا ایک ادارہ بنایا گیا تھا. انسٹیٹیوشنز بننا شروع ہو گئے تھے. لیکن پی ٹی آئی آئی ہے تو انہوں نے جتنے بھی انسٹیٹیوشنز بنے تھے عورتوں کے حقوق، عورتوں کے پروٹیکشن کے لیے، انہوں نے تو وہ انسٹیٹیوشنز تک ختم کر دیے. ان کے کہیں پریورٹی کے اوپر عورتوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق کے لیے لیجسلیشن کرنا، اور اس کا خمیازہ صرف عورت کو نہیں بھگتنا پڑ رہا. آپ دیکھیں ٹرانسجینڈرز کے خلاف کتنا تشدد زیادہ سے بالکل زیادہ بالکل. خواہ میں ہو گیا ہے. واقعات آپ بڑھ کو، گئے ہیں. ہاں، اور ہمارے صوبے میں بہت خیبر پختونخوا میں بڑھ گئے ہیں، کیونکہ جس طرح کی آپ نے ایک فاشسٹ مسوجنسٹ پارٹی لا کر بٹھا دی ہے خیبر پختونخوا کے اوپر، تو وہ انفلٹریٹ تو کرے گا نا. مطلب جب آپ کی جس پارٹی کی حکومت ہے، جب اس کا سربراہی کہے گا کہ عورتوں کی ہراسمنٹ کی ذمہ دار جو ہوتی ہے وہ خود ہوتی، کہ وہ کس طرح کے کپڑے پہنتی، کس طرح کا حلیہ ہوتا ہے، یا غریدہ فاروقی کے بارے میں جس طرح کا بیان انہوں نے دیا، تو آپ سوچیں نیچے کس قسم کا اثر جائے گا. کیونکہ اس کو تو ایک کلٹ پرسنالٹی ہے اس کی نا، لوگ تو اس کو کلٹ کی طرف فالوئنگ کرتے ہیں، تو اس کی تو ہر بات کو یا اس کی ہر پرنسپل کو لوگ فالو کرتے ہیں، بلائنڈلی فالو کرتے ہیں. تو میرے خیال میں ریاستی پالیسیوں نے ہمارے یہاں پر عورتوں کے خلاف بالکل بڑھایا ہے. جو عورتوں کی خلاف، میں کہوں گی، ظلم جبر جو ہے وہ مختلف اشکال میں زیادہ ہوا ہے. گریلا، میرے خیال میں آپ نے یہ جو اس کانورسیشن کو سمیٹا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ عورتوں کی کہیں پر بھی جو بھی سچویشن ہوتی ہے،
اس میں اس جگہ کے پولیٹیکل حالات کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. اگر کہیں پہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی, کہیں پر جنگ ہوگی, جس طریقے سے ہم نے افغانستان میں بھی دیکھا کہ عورتیں صرف طالبان کے ہاتھوں ہی اوپریس نہیں ہوئیں بلکہ وار لارڈز کے ہاتھوں بھی اوپریس ہوئی ہیں. جو غربت اس کے بعد جنریٹ ہوئی افغانستان میں جنگ کے نتیجے میں, تو یہ سارے فیکٹرز امپورٹنٹ ہے. اور میرے خیال میں جو آپ نے یہ بات کہی ہے کہ ایک کوئی مونولتھک آئیڈینٹی نہیں ہے پختون عورت کی, ایک ڈائیورس آئیڈینٹی ہے. اسی میں آپ بھی ہیں, اسی میں ملالہ بھی ہے, اور اسی میں غالباً شاید وزیرستان میں رہنے والی کوئی وہ بچی بھی ہو سکتی ہے جس کے لیے جس کے غالباً والد اتنے سپورٹو نہ ہوں جتنے آپ کے والد ہیں. تو یہ ایک ڈائیورسٹی ہے. گلالئی, آپ کا بہت بہت شکریہ. وزیرستان سے ویسے آپ نے کہا تو میرے خیال میں وزیرستان ہی سے جو پاکستان کی اسکواش پلیئر ہے, جی 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 بالکل بہت بالکل. بڑے سپورٹیو والد ہیں اس کے, تو میرے خیال میں وزیرستان کو ایز این امیج یوز کرنا اوپریسڈ عورت کا وہ ذرا زیادتی ہوگی کہ وزیرستان سے ہم اپالوجیز کسی فار لڑکی دیٹ. کی مثال لیں کہ وہ کوئی بڑا اوپریسڈ عورت ہے. تو اس کے علاوہ جو نورینہ شمس اس کا تعلق دیر سے ہے, تو اس کے بھی پیرنٹس بڑے سپورٹیو رہے ہیں. تو ہمارے وہ علاقے جو اوپریشن کی علامت سمجھے جاتے ہیں, تو وہاں سے بھی بہت مزے مزے کی لڑکیاں نکلی اور انہوں نے پاکستان کے مطلب نیشنل سین کے اوپر اسپورٹس میں یا دوسری چیزوں میں اپنا نام پیدا کیا ہے. بہت شکریہ تصحیح کا بھی. اور وہی بات ہے کہ میں خود بھی جتنی مرضی بات کروں ہیومن رائٹس اور جینڈر کے بارے میں, لیکن وہی جو اسٹیریو ٹائپنگ ہے نا, پنجاب کی اسٹیریو ٹائپنگ, دیٹ شوز ان اپنے گاؤں کی عورت کا نام لے لی تھی نا سعدیہ. ہاں بالکل بالکل. نہیں, میرے گاؤں میں بھی مجھے اس طرح لگتا ہے کہ میرا گاؤں کیونکہ وہ بھی ایک اپیرنٹلی ایک بہت اپریس جگہ سمجھی جاتی ہے, آپریشن کی مثالیں دی جاتی ہیں وہاں کی. لیکن مجھے یہ لگتا ہے جب میں نے بچپن سے جو عورت اپنے گاؤں کی دیکھی ہے, ٹھیک ہے اس کے پاس ڈگریاں نہیں تھیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جتنی اسٹرانگ وہ عورت تھی, وہ جتنا اس کو پتا تھا اپنے بارے میں, جتنا اس کو پتا تھا کہ میرے ساتھ زیادتی ہو تو میں نے چپ نہیں رہنا. تو میرے خیال میں یہ والی چیز بھی سبجیکٹو ہوتی ہے, کیونکہ ہم نے امپاورمنٹ کو بھی کولونیلزم کے اور اس تناظر میں ہم دیکھتے ہیں چیزوں کو. جو انڈیجنس معاشرے ہیں ان کی ایک اپنے طریقے سے وہاں کی عورت امپاورڈ ہے. گلالئی, بہت بہت شکریہ. امید ہے کہ آپ سے ایک اگلی پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی. آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا, میرے اپنے کانسیپٹس بہت کلیئر ہوئے ہیں, اور بہت بہت شکریہ. شکریہ آپ کا سعدیہ. آپ سب لوگوں کا بھی بہت شکریہ جو یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے تھے. اور مجھے لگتا ہے کہ گلالئی کو دیکھ کے ایک اور بھی انسپریشن ملی ہے, وہ یہ ہے کہ گلالئی اس وقت جن ظاہری بات ہے ایک اب مشکل سچویشن ہے کہ وہ اپنے والدین کے بارے میں بھی سوچتی ہیں, خود بھی ان کو جس طریقے سے ڈسپلیس ہونا پڑا, لیکن جو ایک پازیٹیوٹی ہے گلالئی کی پرسنالٹی میں, شی ہیزنٹ لاسٹ اے اسمائل یٹ, which is so inspirational for many of us who are watching this podcast. امید ہے آپ سے ملاقات ہوگی اگلی پوڈ کاسٹ میں. اپنے کامنٹس سے ضرور آگاہ کیجیے گا اگر وہ کامنٹس ہراسمنٹ کے زمرے میں نہیں آتے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ.